हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पार्ट 4 के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो। हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मटेरियल अल्टरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, डिसओनर ऑफ बिल, डिस्चार्ज ऑफ बिल एंड हुंडी के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मटेरियल अल्टरेशन क्या होती है? कोई भी अल्टरेशन, कोई भी बदलाव मटेरियल अल्टरेशन तब कहलाता है अगर उसके बदलाव से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लीगल ऑपरेशन पर कोई फर्क पड़ता है, या फिर किसी भी पार्टी के जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर, उसके काम के ऊपर कोई असर पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ अल्ट्रेशंस का एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम उस पे डेट बदलते, फॉर एग्जांपल चेक है, चेक पे अगर हम डेट बदलेंगे तो वैसी बात है इफेक्ट तो पड़ेगा ना, दोनों पार्टीज को जानकारी तो होनी चाहिए ना कि डेट बदली है, तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन होती है। ठीक है, अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट जितना देना है उसको बदल दे, ठीक है, 40,000 की जगह 50,000 कर दिया, तो इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। पेमेंट का टाइम बदल दिया, पेमेंट की जगह बदल दी, या फिर पेमेंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमने बदल दिया, तो ये सब पता होना जरूरी होता है। इसके क्या इफेक्ट होते हैं? डिस्चार्ज द पार्टीज, दोनों पार्टीज का काम खत्म करवाने के लिए अल्ट्रेशन जरूरी होते हैं। कई बार क्या होता है कि पार्टीज अपना अपना काम नहीं कर पाते, अपने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाती, तो क्या करते हैं, कुछ कंसेशन करके या कुछ नेगोशिएशन करके हम दोनों के इंटेंशंस को, कॉमन इंटेंशंस के लिए, दोनों के हित के लिए कुछ ऐसा बीच का सोल्यूशन निकाल लेते हैं बदलाव करके कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, मेकिंग द मटेरियल अल्टरेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी पार्टी कैन बी कॉल्ड वॉइड। किसी भी पार्टी की सहमति के बिना किया गया कोई भी बदलाव वॉइड कहलाएगा और उस डीड को कैंसिल भी करवा सकता है। अगर कोई एक पार्टी कंसेंट नहीं दे रही है, सहमति नहीं दे रही है, तो ऑप्शन ये भी है कि हम उसको कह दे कि भैया आप अपना काम खत्म कर दो, आप अपना काम करो ही मत, ठीक है, हम तो आपको ऐसे ही जाने देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ए ने पैसे लेने थे 20 से 40 हजार रुपए, अब भी मान ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है, तो इन्हें कहा कि ठीक है भाई, तू ऐसा कर, जितने तू देना चाहता है उतने दे दे, या फिर ना भी देगा ना तो भी चलेगा। ठीक है, वो एक के ऊपर की बात है कि वो क्या सोल्यूशन निकालते हैं। फिर आता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब ड्रॉई बिल को साइन करके होल्डर को देकर आता है, तो होल्डर एक एक्सेप्टेंस नोटिस देता है कि हाँ भाई, मैं ये बिल मंजूर करता हूँ, और जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो ड्रॉई ही उसका एक्सेप्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से 40,000 का सामान खरीदा, ठीक है, तो बी ने उसको एक बिल साइन करके दे दिया कि अब तुझे मेरे 40,000 रुपए देने हैं। अगर ए वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे एक एक्सेप्टेंस नोटिस लिख के देना होगा, जो कि ये प्रूफ करता है कि ए को बी के 40,000 रुपए देने हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ रिसीप्ट। एसेंशियल्स क्या होते हैं? ये लिखित होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, ये प्रॉपरली साइन होना चाहिए। इस पे एक्सेप्टेंस शब्द पर्टिकुलरली लिखा हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, बस मतलब बता दे वो। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बिल, अगर बिल हमने पहुंचा दिया है उसके घर तक तो भी वो एक्सेप्टेड ही कंसिडर किया जाएगा। अब क्या होता है डिसओनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अगर कभी हमने बिल एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट नहीं किया खुद की किसी समस्या की वजह से या फिर अपने किसी पार्टनर की समस्या की वजह से, तो भी जो बिल है वो डिसओनर हो जाएगा क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। जब ड्रॉई कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकम्पिटेंट है, वो उस लायक ही नहीं है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाए, तो भी हमारा जो बिल है वो डिसओनर हो जाएगा। और जब हमारा ड्रॉई फिक्शियस पर्सन है, हमें पता ही नहीं उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, तो भी वो जो बिल है वो डिसओनर हो जाएगा। फिर एक्सेप्टेंस फॉर ओनर। कई बार क्या होता है, एक इंसान अपने दोस्त के लिए या फिर किसी दूसरे इंसान की इज्जत के लिए, ओनर के लिए एक बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको एक्सेप्टेंस फॉर ओनर कहते हैं। ठीक है, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसओनर हो रहा था, एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसओनर हो रहा था नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि वो ओवरड्यू नहीं था, उसके भी डेट नहीं निकली थी, टाइम था, तो एक फ्रेंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है ड्रॉअर के ओनर पे। इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड अपना नाम लिख देगा ड्रॉई के बजाय, कि भाई तेरी जगह मैं पैसे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ए को बी के पैसे देने थे ना, लेकिन ए दे नहीं पाया, तो ए का फ्रेंड सी क्या है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है भाई फिलहाल मैं बी को पैसे दे देता हूँ, बाद में तुम मुझे दे देना। ड्रॉअर का कॉन्सेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओनर के लिए। ठीक है, एक्सेप्टर बिल को तभी देगा जब जो असली होल्डर है वो पैसे देने के लिए काबिल नहीं है, और एक्सेप्टर को ये पूरा पूरा अधिकार है कि वो बाद में अपने पैसे ओरिजिनल पार्टी से क्लेम कर ले। ठीक है, फिर होता है डिसओनर फॉर नॉन पेमेंट। अगर हमने प्रोमिसरी नोट की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की या चेक की
डिसोनर पेमेंट नहीं किया है तो भी वो डिसोनर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? when the maker of note acceptor of the bill or drawee of the check makes default upon payment, जब हम पेमेंट के टाइम पर कुछ डिफॉल्ट कर देते हैं, कुछ गलती कर देते हैं, तो हमारा जो बिल है, चेक है या फिर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसोनर हो ही जाता है। अब यहाँ पर डिसोनर का नोटिस देना होता है, तो नोटिस ऑफ डिसोनर इज गिवन टू द पार्टी, जो भी पार्टी लायबल है, ठीक है, और जो भी उसकी होल्डर है, दोनों पार्टीज को क्या जाता है, डिसोनर का नोटिस जाता है। या फिर जितनी भी पार्टीज उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व है, फिर चाहे वो 4 है या 5 है, सभी को वो नोटिस जाना चाहिए। और उस नोटिस पे डिसोनर का रीजन कंपल्सरी मेंशन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि ये बिल क्यों डिसोनर किया गया है। जिस पार्टी को डिसोनर का नोटिस नहीं मिलता, वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज मानी जाएगी। ठीक है, उसको फिर आगे कोई पेनल्टी नहीं देनी, कोई कंपनसेशन नहीं देनी, कोई पैसे दोबारा नहीं देना, क्योंकि उसकी तरफ से तो उसने पेमेंट कर दी। वो बात अलग है, उसके पास नोटिस ही नहीं आया कि उसकी पेमेंट का क्या हुआ फ्यूचर में। ठीक है, तो नोटिस मस्ट बी गिवन इन रीजनेबल टाइम, और जो नोटिस है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे देना है। ऐसा नहीं है कि हमने मार्च में नोटिस बिल दिया था और हमारे पास 4 महीने बाद नोटिस आ रहा है, तो वो गलत होगा। फिर आता है डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से डिस्चार्ज किया जा सकता है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। हमारे पास एक चेक था, उसकी पेमेंट हो गई, बस खत्म, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का काम खत्म। रिलीज, हमने उस चेक को रिलीज कर दिया, ठीक है, उस चेक को कैंसिल कर दिया। या फिर नेगोशिएशन बैक। नेगोशिएशन बैक क्या होता है कि राम ने पूजा को एक बिल दिया था, पूजा ने वो सीता को एंडोज कर दिया, सीता ने लखन को एंडोज कर दिया, लखन ने वापस से वो राम को एंडोज कर दिया। इस तरीके से क्या हो गया, ओरिजिनल बंदे पे ही उसका बिल वापस आ गया, तो वो नेगोशिएशन बैक कहलाता है। फिर डिस्चार्ज ऑफ पार्टी। पार्टी को कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है? बाय पेमेंट, उसके पैसे दे करके। बाय कैंसिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया जाए। बाय रिलीज, पैसे लेने से मना कर दिया जाए या देने से मना कर दिया जाए। बाय अलाउइंग मोर देन 48 आवर्स, 48 घंटे से ज्यादा का समय दे करके पैसे ले लेना या दे देना। मटेरियल अल्ट्रेशन, कुछ इस तरीके के बदलाव करके कि दोनों पार्टीज राजी हो जाए अपना अपना काम पूरा करने के लिए। बाय नेगोशिएशन बैक, जो मैंने अभी पीछे समझाया था आपको। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोर्ट के सहारे। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हुंडी क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि लोकल लैंग्वेज में ड्रॉ किया जाता है, उसको हम हुंडी कहते हैं। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसपे किसी इंसान का नाम लिखा होता है और कितने पैसे उस इंसान को देने हैं, हुंडी के होल्डर को, वो लिखा होता है। सिंपल भाषा में समझाएं तो हुंडी एक तरीके से एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो कि एक इंसान को पैसे देने का ऑर्डर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे एक 25,000 की 1951 की बॉम्बे प्रोविंस की स्टैंप लगी हुई हुंडी है, जिसपे कि एक प्री प्रिंटेड रेवेन्यू स्टैंप लगा हुआ है। हुंडी जो होती है इनफॉर्मल सिस्टम का एक पार्ट होती है, इनका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। अगर पैसे ना मिले तो हम किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में भी जो है मान्यता नहीं मिली हुई है। फिर अब टाइप्स ऑफ हुंडी क्या होते हैं, जैसे कि नाम जोग हुंडी। ये हुंडी पे पर्टिकुलर इंसान का पैसा का नाम लिखा होता है, जिसका नाम लिखा है उसी को पैसे देने हैं या फिर उसी को पैसे मिलेंगे। फिर होती है ध्यान जोग हुंडी। ध्यान जोग हुंडी, जिसके पास भी ये हुंडी होगी उसको पैसे मिल जाएंगे, फिर चाहे वो गलती से उसके पास क्यों ना आ गई हो। फिर आता है दार्शनी हुंडी। जब भी हम उसको प्रेजेंट करेंगे पेमेंट के लिए, तब हमें पेमेंट मिल जाएगी, हम चाहे 1 साल बाद करें, 2 साल बाद करें, 3 साल बाद करें, कभी भी। फिर होती है म्यादी हुंडी, जिसका कि फिक्स टाइम पीरियड होता है कि हमारे पास एक हुंडी 5 साल के लिए थी, तो 5 साल बाद ही उसके पैसे मिलेंगे, और 5 साल बाद एक पर्टिकुलर डेट पे ही पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 10 साल बाद लेने गए तब भी पैसे मिल जाएंगे, नहीं, ये चीज नहीं होगी। फिर होती है शाह जोग हुंडी। ये एक रेस्पेक्टेबल, एक इज्जतदार किसी शाही इंसान को ही दी जाती है। पेट हुंडी क्या होती है? अगर ओरिजिनल हुंडी खो गई है, तो जो हमारा जो बियरर है वो एक डुप्लीकेट कॉपी निकलवा के अपने पास रख सकता है, तो उसको हम पेट हुंडी कहते हैं। फिर जोखिम हुंडी। जोखिम हुंडी वो हुंडी होती है जिसके भी पैसे एक पर्टिकुलर कंडीशन के फुलफिल होने के बाद ही मिलेंगे। ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं